बहरहाल मेरे जहन में कोई तहरीक पैदा नहीं हुई थी और भला मुझे क्या पड़ी थी इन हंगामों में हिस्सा लेने की। लेकिन दूसरे दिन अजीब वाकयात हुए। मुकाबले शुरू हुए। हाकू कल किसी पोजीशन में था। उसने अपने 3 दुश्मनों को हरा दिया और अब सिर्फ 2 बाकी रह गए थे। तब एक शख्स ने आरसी हुक्मरान के कान में कुछ कहा और वो परेशानी से दूसरों की शक्ल देखने लगा। फिर उसने चंद मिनट के लिए मुकाबले रोक दिए। दोस्तों, टोबो कोई भी बात होती तो उसका तर्जुमा मुझे करके बताता रहता था। वो कह रहा था, दोस्तों, एक नई सूरत हाल सामने आई है। तुम्हारे इल्म में है कि हमने कुछ अर्सा कबल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। ये अजनबी हमारे इलाके में घुस आए थे। उनके अच्छे सलूक की वजह से हमने सोचा कि किसी मुनासिब वक्त उन्हें आज़ाद करके वापस कर देंगे। लेकिन अजनबियों के सरदार का पैगाम आया है कि वो मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहता है। ओह, क्या वो जवान है? लोगों ने पूछा। हाँ, तंदुरुस्त है। तो फिर उसे मुकाबलों में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर वो जीत गया तो क्या तुम उसे सरदार मान लोगे? आरजी सरदार। ठीक है, जब तक वो सरदार रहेगा हमें उसके अहकामात मानने होंगे। यही कबीले की रस्म है। और कर लो दोस्तों, मैं कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा। वो कैदी है। सरदार बनने के बाद वो हमसे इंतकाम भी ले सकता है। हम उसे यहाँ से जाने से भी नहीं रोक सकेंगे। कबीले की रस्म नहीं है। अगर वो मुकाबला जीत जाए तो अजनबी होने की हैसियत से उससे पूछा जाएगा कि वो क्या चाहता है। मुमकिन है सरदार बनने की वजह उसके कुछ और मुतालिबात हों। हाँ, ये मुमकिन है। ऐसी सूरत में क्या होगा? कबीले का कानून क्या कहता है? जंग। और उसका फातेह हमारे लिए मजहबी तौर पर काबिल एहतराम होते हैं। उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम हम पर फर्ज है। हाँ, अगर वो सरदारी बनना चाहे तो उसके सामने शराइत रख दी जाएंगी और अगर वो उसे कबूल ना करे तो फिर उसे मजहबी कैदी करार दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी सूरत में उसे जंग में हिस्सा लेने दिया जाए। और ये बात तय हो गई। लेकिन हम और टोबो हैरान थे। क्या यहाँ कुछ और भी कैदी हैं टोबो? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता मास्टर। नवाब फिरोजुद्दीन और कर्नल डिक्सन वगैरह तो हो नहीं सकते। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? मुमकिन है कि पहुँच गए हो, पर कैसे टोबो? अफ्रीकी भूल भुलैयों के बारे में कौन क्या कह सकता है? ओह, अगर ऐसी बात है तो क्या मास्टर? उनमें से ऐसा कौन है जो इन मुकाबलों में हिस्सा ले सके टोबो? कोई भी नहीं मास्टर। फिर? लेकिन क्या जरूरी है कि वही लोग हों? खैर टोबो, जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ हाकू अपने दुश्मनों का सफाया कर चुका था। बिलाशुबा गजब का लड़ाका है मास्टर ये। लेकिन वो सरदार जो तुम्हारी रिवायत पर पूरा उतरते हैं, ऐसे ज्यादा दिलेर और ताकतवर होते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ना जाने हाकू अब तक सफेद हाथी क्यों ना शिकार कर सका। बाज़ औक़ात ये भी होता है मास्टर कि जियालों को तलाश के बावजूद सफेद हाथी नहीं मिलते। क्या सफेद हाथी बहुत ताकतवर होते हैं? हाँ, होते तो हैं। उनकी जिसामत गैर मामूली होती है। लेकिन बाज़ औक़ात स्याह हाथियों में उनसे ज़्यादा ताकतवर हाथी निकल आते हैं। बस ये एक रिवायत है जिसे पूरा किया जाता है। हाकू ने आखिरी आदमी को शिकस्त देकर फतह का नारा लगाया और फिर वो वहशी दरिंदों की तरह गुर्राने लगा। वो वहशियाना अंदाज में चीख चीख कर अपने किसी मुकाबिल को पुकार रहा था। चंद लम्हे आराम करो हाकू, तेरा मुकाबिल आने वाला है। ओह, और कोई है दीवाना? कौन है दीवाना? आओ मेरे सामने, सामने आओ। अब मैं तुम्हारे जिस्म की हड्डियां तोड़ दूंगा ताकि तुम्हें मेरे सामने आने की सजा मिल सके। हाकू वहशत से बोला। तब चंद लोग कैदियों को लेकर आ गए और जब कैदी सामने आए तो स्टकर उछल पड़ा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये वाइट है। ये शख्स वाइट है और उसके अकब में उसके साथी हैं। वो दूसरा शख्स एडवर्ड है। मेरी ग्लोरिया भी उनके साथ होगी। मेरी बच्ची। स्टॉकर बेख्तियार हो गया। मैंने उसके शानों को दबोच लिया। खुद पर काबू रखे स्टॉकर, देखो तो सही क्या हालात पेश आते हैं। मेरी बच्ची वो उन्हीं के साथ होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर स्टॉकर। तुम्हारी लड़की को यहाँ वाइट के पंजे से छुड़ाया जा सकता है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन इनमें से हाकू से मुकाबला कौन करेगा? जल्दी हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया। वाइट आगे बढ़ाया। मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हमारे कानून के मुताबिक तो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है अजनबी, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत होती हैं। एक सियाफाम बोला। उसके मुंह से टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे अजीब लगी। कैसी शराइत? तू मुकाबले में हिस्सा क्यों लेना चाहता है? ये मुकाबला सरदारी के लिए है। हाँ, और तुम्हारे कानून के मुताबिक सरदार बन जाता है। हाँ, तो मैं भी सरदार बनना चाहता हूँ। सरदार बनने के बाद तुम क्या करोगे? तुम लोगों के दरमियान रहूंगा। तुम लोगों की तरक्की और बेहतरी के लिए सोचूंगा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन तू कबीले वालों से इंतकाम नहीं ले सकेगा। तुझे हमारे साथ अच्छा सलूक करना पड़ेगा। तुझे कबीले का खजाना लूटकर भागने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अपनी फतह के एवज अगर तू कुछ तलब करे तो कबीला तुझे वो सब कुछ देगा जो तेरी तलब होगी। मंजूर है मुझे। तो तू क्या पसंद करेगा? ये मैं जंग जीतने के बाद सोचूंगा। वाइट ने जवाब दिया। मैं गौर से उस शख्स को देख रहा था। काफी कवी हैकल था। जबड़ों की बनावट से वो मक्कार और संगदिल मालूम होता था। जिस्म की बनावट बेहद ठोस थी। ठीक है, अब अपने मुकाबिल से मुलाकात करो।
कवि हैकल हाकू को देखकर एक लम्हे के लिए वाइट सागित रह गया, लेकिन वो बाहिम्मत था। उसने गर्दन हिलाई और फिर अपना कोट उतार दिया और फिर जूते वगैरह भी। दीवाना है ये, स्टॉकर के मुंह से निकला। मेरा ख्याल है दीवाना नहीं है, मैं आहिस्ता से बोला। लेकिन मास्टर। अचानक टोबो ने मेरे नजदीक चेहरा करके सरगोशी की। अव्वल तो उसके जीतने के इम्कानात कम है, लेकिन अगर ये जीत जाए तो क्या हमारे लिए बेहतर होगा? क्यों? क्या वो मिस्टर स्टॉकर की बेटी को उसके हवाले कर देगा? हाँ, ये तो है। और फिर हम दोनों उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गए। हाकू और वाइट नेज़े संभाले हुए एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे। हाकू हकायत भरी निगाहों से वाइट को घूर रहा था। उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार थे। फिर उसने होंठ टेढ़े करके कहा, आखिर तेरी मौत मेरे हाथों लिखी थी सफेद अजनबी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नेज़ा पकड़े हुए पैंतरे बदल रहा था और उसकी निगाहें बिल्ली की निगाहों की मानंद हाकू के हाथ पर जमी हुई थी। वो बस हाकू के हाथ और उसके चेहरे पर नजरें जमाया हुआ था ताकि उसके चेहरे के तासुरात पढ़ ले और हाथों की जुम्बिश से महफूज रह सके। टोबो। जी मास्टर। इस मुकाबले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जोर तो नहीं है मास्टर, यानी हाकू चट्टान की तरह सख्त है। बेशक वो बड़ा खतरनाक मालूम होता है। इस शख्स को मैंने पहली बार देखा है टोबो, पर मुझे इसके तेवर अच्छे नजर नहीं आते। वाइट के? हाँ। ओह, क्या ख्याल है तुम्हारा मास्टर? आदमी तो खतरनाक नजर आता है। ज़हनी तौर पर खतरनाक होगा मास्टर, जिस्मानी तौर पर हाकू के मुकाबिल नहीं है वो। बहरहाल जो नतीजा होगा सामने आ जाएगा। लेकिन मैं उस खतरनाक शख्स के बारे में सोच रहा था। अगर उसने हाकू को ज़ेर कर लिया तो ना जाने ये कौन सी हैसियत तलब करेगा। अगर उसने कबीले की सरदारी कबूल कर ली और उन लोगों की शराइत मान ली, तब वो पूरे कबीले के लिए मोहतरम हो जाएगा और उसके बाद वो हमारे साथ इन लोगों की मदद से बुरा सलूक भी कर सकता था। चनाचा उसके बरक्स हाकू का जीतना ज्यादा मुनासिब था। तब अचानक हाकू ने वाइट पर खौफनाक हमला कर दिया। उसका नेज़ा वाइट के बगल से निकल गया और खुद उसका बदन वाइट से टकराया। उस वक्त मुझे उस शख्स की खौफनाक जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा हुआ। उसका बदन जिस वक्त हाकू जैसे पहाड़ से टकराया था तो तवक्को की जा सकती थी कि वो सख्त जख्मी हो जाएगा, लेकिन वाइट ने आराम से हाकू के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया और फिर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। खुद टोबो के चेहरे पर शदीद हैरत थी। मास्टर, देखा तुमने? हाँ टोबो। नहीं मास्टर, क्या ये नाकाबिले यकीन बात नहीं है? वो बेहद ताकतवर मालूम होता है टोबो, आसार ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते। मैंने पुरख्याल अंदाज में दोनों जंगजुओं को देखते हुए कहा। दोनों पैंतरे बदल रहे थे। वाइट का चेहरा पुरसुकून था। फिर अचानक वाइट ने हाकू पर वार किया। हाकू ने पैंतरा बदलकर उसका वार रोका, लेकिन वाइट ने इंतहाई फुर्ती से नेज़ा दूसरे हाथ में लेकर दूसरी तरफ से वार कर दिया। हाकू ने पूरी तवज्जो उसी हाथ पर सर्फ कर दी थी। उसकी समझ में नहीं आया कि नेज़ा दूसरे हाथ में कैसे पहुंच गया और ये कि क्या दूसरे हाथ से भी भरपूर वार किया जा सकता है। नेज़े की अन्नी उसकी पसलियों पर चढ़े हुए गोश्त की तहों में गहरा जख्म लगाती चली गई। सिर्फ 2 इंच का फर्क होता तो नेज़ा हाकू की पसलियों के अंदर होता। बहरहाल हाकू जख्मी हो गया। उसका सुर्ख लहू उसके बदन से उछलकर जमीन पर गिर रहा था, लेकिन हाकू को उसकी परवाह नहीं थी। वो अब पहले से ज्यादा खुंखार हो गया था। उसने नेज़ा दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी खौफनाक चमकदार आंखें वाइट पर जमी हुई थी। और फिर हाकू ने वाइट को खतरे में डाल दिया। उसने न जाने कौन से दाव से अपने नेज़े को दोनों हाथों से पकड़े हुए वाइट की गर्दन में फंसा दिया था। वाइट एक लम्हे के लिए अपने नेज़े समेत बेबस हो गया। सूरत हाल वाकई खौफनाक थी। हाकू के दरख्तों की टहनियों जैसे बाजुओं की कुव्वत का अंदाजा लगाते हुए ये बात कही जा सकती थी कि हाकू अब उसी नेज़े से दबाकर उसका गला घोंट देगा। वाइट सख्त तकलीफ में मुब्तला था। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो रहा था। गर्दन की रगें फूल रही थी। वो दांत पीछे हुए कुव्वत सर्व कर रहा था। दूसरी तरफ हाकू की भी यही कैफियत थी, लेकिन मैं अंदाजा लगा चुका था कि वाइट मामूली इंसान नहीं है। वो लड़ाई के फन से बखूबी वाकिफ है। उस वक्त वो हाकू के शिकंजे में था और हाकू को अपनी कुव्वत से ज़ेर नहीं कर सकता था। चनाचा उसने एक बेहतरीन कोशिश की और कामयाब रहा। हाकू सिर्फ नेज़े को अपनी तरफ खींचकर वाइट की गर्दन दबा देना चाहता था। उसने अपने कदम जमाने पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और वाइट ने यह बात समझ ली थी। चनाचा अचानक उसने अपने बदन की कुव्वत बाएं तरफ मुंतकिल कर दी। क्योंकि हाकू के कदम मजबूती से नहीं जमे थे, इसलिए वो उखड़ गया और खुद में डिसबैलेंस हो गया। इसीलिए बेसाख्ता खुद को संभालने की कोशिश में उसने नेज़े पर गिरफ्त छोड़ दी। वाइट के लिए यह मौका काफी था। उसने नहायत फुर्ती से हाकू की टांग में टांग अड़ा दी। हाकू करवट के बल जा गिरा। वाइट ने मौके से फायदा अगर ना उठाया होता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता। वो सांप की तरह पलटा और उसने नेज़ा पूरे कुव्वत से हाकू की पस्तियों में घुसेड़ दिया। नेज़े पर इतनी कुव्वत सर्फ की गई थी कि वह हाकू के पेट से गुजरकर दूसरी तरफ निकला और जमीन में गड़ गया। एक खौफनाक शोर बुलंद हुआ। हाकू का बदन नेज़े में पिरोया हुआ तड़प रहा था और नेज़ा जमीन में इतना गड़ा हुआ था कि हाकू की उछल कूद से भी उखड़ नहीं रहा था। वही हुआ मास्टर जिसकी तुमने पेशेंगोई की थी। लेकिन टोबो, गड़बड़ नहीं हो गई? गड़बड़ कैसी मास्टर? हाकू वाइट के हाथों कत्ल हो गया।
नहीं मास्टर, इसमें गड़बड़ की क्या बात है? क्यों? वो जो जंग कर रहे थे, खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन हाकू ने किसी को कत्ल नहीं किया था। ये अच्छी बात थी, लेकिन अगर मुकाबिल कत्ल हो जाए तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं आयद होती मास्टर। अच्छा। हाकू का बदन तड़प तड़प कर सर्द हो गया और बहुत से लोगों ने वाइट को घेर लिया। ये अच्छा नहीं हुआ मास्टर। क्या? इक़्तिदार एक कमजोर के हाथ में चला गया तो क्या वाइट से कोई मुकाबला नहीं करेगा? मुश्किल है मास्टर, नौजवानों ने उसकी फुर्ती देख ली है। मैंने मैदान की तरफ देखा। चंद बूढ़े कबायली वाइट का पसीना खुश कर रहे थे। फिर उनमें से एक ने वाइट की तरफ से नौजवानों को चैलेंज किया और चीखने वाले खामोश हो गए। जिन्हें लड़ना था वो लड़ चुके थे। अब कौन रह गया था जो वाइट के मुकाबले पर आता? वाइट के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। रोबो, जी मास्टर, ये ठीक नहीं हुआ। हाँ, क्या तुम भी अपने कबीले की मदद नहीं करोगे? मैं? हाँ तुम कहते हो तो खुदकुशी कर लो मास्टर। नहीं टोबो, मैं भी तो तुम्हारा शागिर्द हूँ। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं मजमा चीरकर आगे बढ़ गया। टोबो हक्का बक्का रह गया। गराडले, इधर आओ। मैंने गराडले को पुकारा और गराडले और टोबो मेरे पास पहुंच गए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका तर्जुमा करो। तुम क्या कहना चाहते हो मास्टर? टोबो, बराए करो मेरे दरमियान में मत बोलो, ये दरखास्त है मेरी। बस्ती वालों, मैंने जोरदार लहजे में कहा और सारी निगाहें मेरी तरफ उठ गई। गराडले ने भी अपनी जुबान में तर्जुमा करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी बस्ती से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मेरा तुम्हारी बस्ती से गहरा ताल्लुक है। मैं नहीं चाहता कि सफ़ेद नस्ल का कोई इंसान तुम पर हुक्मरानी करे। तुम इन सफ़ेद लोगों के बारे में जानते हो, ये तुम्हारी बस्ती को तबाह कर देंगे, ये तुम्हारे खजाने खाली कर देंगे। सफ़ेद कैदी बेहद चालाक है। मैं जानता हूँ कि वो क्यों तुम्हारा हुक्मरान बनना चाहता है। बहरहाल, तो वो तुम्हारी बस्ती का नौजवान जिसे तुमने नज़रअंदाज कर दिया था और जो इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं हुआ कि तुमने उसे उसका सही मकाम नहीं दिया था। मैंने उससे बात की और उसे आमादा कर लिया कि वो सफ़ेद फार्म के हाथों से अपने कौम को बचाने के लिए सफ़ेद फार्म से मुकाबला करेगा। ऐसी शक्ल में मैं, जो टोबो का शागिर्द हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरा उस्ताद किसी ऐसे मामूली लड़ाके से मुकाबला करे जिसे उसका शागिर्द ही हरा सकता है। चनाचा बस्ती वालों, मैं अपने उस्ताद के नाम पर इस सफ़ेद फार्म से जंग करना चाहता हूँ। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। यही होगा टोबो, तुम मदाखलत मत करो। मैं इससे खुद मुकाबला करूंगा मास्टर। नामुमकिन है, तुम वापस लौट जाओ टोबो, ये मेरा हुक्म है। टोबो अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा, फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस लोगों में पहुंच गया। गराडले मेरे अल्फाज का तर्जुमा कर रहा था और बस्ती वाले मेरी तरफ इशारे कर रहे थे। वाइट भी अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था। तब एक बूढ़े ने ऐलान किया, टोबो का साथी मुकाबला कर सकता है। और फिर दूसरे लोग पीछे सरकने लगे, यहाँ तक कि मैदान में मैं और वाइट रह गए। हम दोनों के हाथों में नेज़े दे दिए गए थे। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? सरफराज। एशियाई हो? हाँ। चालाक हो? मैं मुतासिर हूँ तुमसे। शुक्रिया, तुमने बस्ती वालों की हमदर्दियाँ हासिल कर ली हैं। मैंने गलत नहीं कहा। हीरों की तलाश में आए हो, यही समझ लो। मैं बहुत ताकतवर हूँ मिस्टर सरफराज। देख चुका हूँ मैं। वेस्ट जर्मनी के क्लब में पुराने फनूने से पगड़ी की तरबियत दे चुका हूँ। बहुत खूब। तुम हार जाओगे। मैदान में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं मिस्टर, फतह या शिकस्त। मैं कुछ और चाहता हूँ। कहो, मुकाबला मत करो। मेरे पास शानदार स्कीम है, मैं तुम्हें भी शरीक रखूंगा। मिलकर काम करेंगे। मैं तुम्हें हीरो का इतना ज़ख़ीरा दूंगा कि तुम जिंदगी भर ऐश करोगे। खौफज़दा हो? नहीं? तब फिर आ जाओ। इसके अलावा कोई तरकीब नहीं है, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। बुलाओ। वाइट घुराया और हम दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था उन जंगलियों के लिए जिसमें उनकी बस्ती का कोई जवान शरीक नहीं था, लेकिन उनकी हमदर्दियां मेरे साथ थी। संभलो, वाइट ने कहा और उसके साथ ही नेज़े को छोड़कर उसका सिरा पकड़ लिया। नेज़े की अन्नी मेरी तरफ लपकी और मैंने सिर्फ एक इंच जगह छोड़ी। नेज़ा मेरे बराबर से निकल गया। वाइट ने जल्दी से उसे वापस खींचा और दूसरे ही लम्हे वो मेरे ऊपर पिल पड़ा। अन्नी सीधी मेरे सीने की तरफ आई थी, लेकिन मैंने अपने नेज़े से ऊपर चढ़ा दिया। वाइट मेरी जिसारत से खौफज़दा नहीं था, इसलिए मेरे करीब होकर लड़ रहा था। बड़े खौफनाक हमले किए उसने, लेकिन मैं उसे तड़ा देता रहा और उसका एक वार भी कारगर साबित ना हो सका। फिर वो एकदम दूर हो गया। शायद करीब के वार कारगर ना होते देखकर उसने कोई नई चाल सोची थी। वाइट ने नेज़ा एकदम मेरी तरफ फेंका और उसका सिरा पकड़ लिया। ये चश्मे ज़दन में हुआ, और वो भी चश्मे ज़दन में ही हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मैंने ना सिर्फ ये कि अपनी जगह बदल ली, बल्कि अपना खाली हाथ वाइट के नेज़े की अन्नी से कुछ नीचे डाल दी, और फिर मेरा भरपूर झटका ही मेरी मदद कर सकता था। अगर मेरी गिरफ्त जरा भी कमजोर होती और मुझसे पहले वाइट झटका मार देता तो मेरा हाथ बासानी कट सकता था, लेकिन दूसरे लम्हे नेज़ा मेरे हाथ में था। वहशियों में गलगला उठ गया। दुश्मन से उसका हथियार छीन लेना कोई मामूली बात नहीं थी।
वाइट हैरान और परेशान खड़ा रह गया। मैंने दोनों नेज़े उठाए और वाइट घबराए हुए अंदाज में पीछे हट गया। कुल्हाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर वाइट? हैं? वो चौंक पड़ा। मगरबी जर्मनी के क्लब में तुम फनून सिपाहगरी में कुल्हाड़ियों की तरबियत भी देते रहे होगे? हाँ हाँ, हमें कुल्हाड़ियां दो, मैंने चीख कर कहा और एक स्याफाम 2 उम्दा कुल्हाड़ियां ले आया। मैंने नेज़े उस स्याफाम के हवाले किए और एक कुल्हाड़ी वाइट की तरफ उछाल दी। वाइट ने कुल्हाड़ी लपक ली और मेरी तरफ देखकर बोला, सुनो, क्या है? क्या तुम कुल्हाड़ी चलाने में भी इसी तरह माहिर हो जिस तरह नेज़ेबाजी में हो? मैं तुम्हें फतह का पूरा पूरा मौका दूंगा वाइट। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बोलो। मैं ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, लोहा लोहे को काटता है। दरअसल मैंने सोचा था कि इन स्याफामों को मैं सिर्फ चालाकी से हरा सकता हूँ। अपने थोड़े बहुत फन से मैं काम ले रहा था, लेकिन तुम बहादुर भी हो, चालाक और फुर्तीले भी। मुमकिन है मैं तुम्हारे मुकाबले में कामयाब ना हो सकूं। चाहते क्या हो तुम? जल्दी कहो, मैं तुमसे शिकस्त मान लेता हूँ। अरे हाँ, जो काम मैं ना कर सकूं उसमें पीछे हट जाना बेहतर समझता हूँ। फिर क्या इरादे हैं? 2-4 दाव के बाद मैं कुल्हाड़ी फेंक कर तुमसे हार मान लूंगा। उसके बाद एक शर्त होगी। लेकिन बोलो, तुम मुझे अपने साथ शामिल कर दोगे? उसके बाद जो कुछ तुम हासिल करोगे उसमें मेरा और मेरी पार्टी का भी हिस्सा होगा। लेकिन मैं तुम्हारी शर्त क्यों मानूंगा? मैं तुम्हारे लिए बहुत कारामद साबित होऊंगा सरफराज। माफ करना, मुझे कारामद लोगों की जरूरत नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। मैंने कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई तो वो उछलकर पीछे हट गया। सुनो सुनो, खुदा के लिए सुनो तो सही। क्या बुज़दिली है मिस्टर वाइट? मुकाबला करो। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई शर्त नहीं, लेकिन बाद में मेरे मामले में हमदर्दी से गौर करना। चलो हमला करो। मुझे उस बुज़दिल इंसान पर हंसी आने लगी। बहरहाल मैंने यूं ही उसकी तरफ कुल्हाड़ी बढ़ाई और वो पीछे हट गया। फिर मैंने बेदिली से कई वार किए, लेकिन वो अनाड़ियों के अंदाज में पैंतरे बदलता रहा। फिर मैंने उसे इशारा किया कि वो भी वार करे। मैंने उसे छूट दे दी थी, लेकिन वाइट के पहले ही वार पर मैं चौंकिन्ना हो गया। बस किस्मत ही थी जो गर्दन पीछे हट गई, वरना ना जाने कहाँ पड़ी होती। और फिर मेरे जहन में चिंगारियां दौड़ गई। जलील वाइट ने चालाकी से काम लेकर मुझे कत्ल करना चाहा था, और यह सिर्फ इत्तेफाक था कि उसका पहला वार कामयाब ना हो सका, क्योंकि यह उसका कामयाब तरीन वार था। उस नाकामी के खौफ से वो पागल हो गया और फिर उसने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। दरहकीकत इस फन में भी वो कम ना था। मैं कई बार बचा और बमुश्किल संभल सका, लेकिन चंद मिनट बाद मैं संभल गया और फिर मैं खूनी निगाहों से घूरता हुआ आगे बढ़ा। मैंने एक खौफनाक वार किया जिसे वाइट ने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी का दस्ता पकड़कर उस पर रोका और मैं पीछे हट गया। फिर मैंने दूसरा वार किया और वाइट के पीछे छलांग लगा दी और कुल्हाड़ी फेंक दी। मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, वो दोनों हाथ उठाकर बोला। वहशियों के शोर में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और मैं होंठ पीछे वाइट को घूरता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें कत्ल करने का हक रखता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो मैदान से भाग निकला और फिर मैंने उस बुज़दिल का ताक़ुब मुनासिब नहीं समझा। खुद जंगलियों ने उसे थोड़े फासले पर दबोच लिया था, तो वो और उसके साथियों ने मुझे कांधों पर उठा लिया और उसके बाद मैं अजीब अजीब मुसीबतों में फंस गया। वहशियों ने तरह तरह की रस्म शुरू कर दी जिनका निशाना मैं था। मेरे बाहर की दुनिया का फर्द होने की वजह से कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उन लोगों पर मेरी नीयत वाज़ेह हो गई थी और टोबो ने उन्हें जो कुछ बताया उसकी वजह से वो मेरे और गर्विदा हो गए थे। बहरहाल अनोखी रस्म से निजात मिलने का कोई जरिया समझ नहीं आ रहा था। मैंने तंग आकर टोबो से कहा कि वो मेरी इन रस्मों से जान छुड़ाए। उसने कहा, इन गैर मुअज़्ज़ब इंसानों के पास जुलूस के इजहार का इसके अलावा और कोई जरिया नहीं होता मास्टर। इनकी खुशी पूरी होने दो। लेकिन हुजूर, मैं तो आपका अदना शागिर्द हूँ। मैंने ये मुकाबला अपने उस्ताद के लिए किया है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। पर मैं एतराफ़ करता हूँ मास्टर, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मारा जाता। कुछ भी हो, इस मौजू पर हम फिर बात कर लेंगे। मगर अब होगा क्या टोबो? सिर्फ चंद रसूमात बाकी हैं, उसके बाद तुमसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन क्यों? ये सवालात मुझसे करने की जरूरत क्यों है? क्यों मास्टर? मैंने तुम्हारे लिए जंग की थी टोबो, इसका फैसला वही लोग करेंगे। मेरे लिए यहाँ रहना किसी तो और मुमकिन नहीं होगा। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो मास्टर? क्यों टोबो? तुम मुझे सरदार बनाना चाहते हो? ओह, लेकिन ये तो तुम्हारी ख्वाहिश थी। कभी थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? तुम्हारी गुलामी में जो लुत्फ है मास्टर, वो कबीले की सरदारी में नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है टोबो। नहीं मास्टर, ये मेरा ईमान है, टोबो ने सख्त लहजे में कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। उसके अंदाज से पता चलता था कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर मजबूती से कायम रहेगा। फिर अब क्या होगा टोबो? वही होगा जो तुम चाहोगे, सिवाय इसके कि टोबो तुमसे जुदा नहीं होगा। फिर कोई हल निकालो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा शख्स है तुम्हारी निगाह में जो सरदारी के काबिल हो? मैं क्या कह सकता हूँ मास्टर, मैं अरसे तो कबीले से दूर रहा हूँ, पर मेरा एक भाई है, रिश्ते का एक भाई। उसने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो बहुत अक्लमंद है। कौन है वो? मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। तुम उसे मेरे पास ले आना,
मुझे तो रस्मों ने परेशान करके रख दिया है। अभी तो कई रस्में बाकी हैं मास्टर। टोबो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।